तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगली क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छा आपकी तैयारी चल रही है। तो आज मॉर्निंग में हमने GS2 शुरू कर दिया है, जो आपका लास्ट पेपर बचा है, ठीक है। और GS2 में हमने आज जो सुबह आपका देखा वो था आपका वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, सॉरी, आपका IR को हमने देखा, इंटरनेशनल रिलेशन को हमने देखा, ठीक है। और उसे शुरू करने का मेरा एक ही वही वो था पर्पस, क्योंकि वो आपके लिए एक फ्रेश सब्जेक्ट था बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इसलिए बाकी सब्जेक्ट के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, ठीक है। पॉलिटिक कोर सब्जेक्ट है आपका। आपका गवर्नेंस वाला पार्ट हो गया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, ये आपका कोर सब्जेक्ट है। आपने इसे पढ़ा ही है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ठीक है। आपने इसे पढ़ा ही है, चाहे शासन व्यवस्था की मैं बात करूं, चाहे संविधान की मैं बात करूं, चाहे आप शासन प्रणाली की बात करूं। आपका IR था जो कि आपके लिए एक फ्रेश सब्जेक्ट था, ठीक है। इसलिए था कि पहले आप वो हमने थोड़ा देखने की कोशिश की, और इतने कम टाइम में एक क्लास में जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने वही किया। अब मैं ये कर रहा हूँ कि अभी हम देखने वाले हैं सामाजिक न्याय, क्योंकि आपके लिए ये भी मेंस के पर्सपेक्टिव थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है इन दो तीन के मुकाबले, ठीक है। तो हम अभी सोशल आपका जो जस्टिस है बेसिकली वो देखेंगे, ठीक है। ये इसका सिलेबस है, आप सिलेबस खैर इसका यहीं पे है जी। अब इसमें ये तो हमने जो आपका था ये था आपका इसका IR का पोर्शन, ये हमने देख लिया भाई। अभी 2 यूनिट मैंने कहा था ये आपका है गवर्नेंस का पार्ट, लेकिन ये हम एथिक्स में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। वहाँ पे आपका डाउट क्लियर है, अगर नहीं है तो आप एथिक्स की क्लास में जाओगे, वहाँ से आपको चीज़ मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है GS4 की। अब ये जो 3 यूनिट है, ये है आपकी सोशल जस्टिस की, सोशल जस्टिस की, इसे हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि आधा से अधिक सिलेबस आपका हो जाएगा अभी। फिर हमारे पास बची है कुछ 8-10 यूनिट जो कि आपकी ये पॉलिटी की है, गवर्नेंस की है, कुछ है उस आपका जो शासन प्रणाली इससे संबंधित है। ये फिर आपके साथ शाम की क्लास में और कल सुबह क्लास में आपका निपट जाएगा, 2 ढाई क्लास में, ठीक है। और कल दिन तक आप फ्री हो जाओगे, आपके सभी ऑटो पेपर आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो इंडियन सोसाइटी बेसिकली है, तो ये तो आपका सिलेबस है पेपर 2 का। सोसाइटी जस्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ। तो केंद्र तथा राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पढ़ना होता है आपको। इन योजनाओं का कार्य निष्पादन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा की और बेहतरी के लिए किया गया। आपका जो गठित तंत्र आपका है, विधि, कोई कानून है, कोई संस्थान है, कोई निकाय आया है। आपके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से आपके संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से बेसिकली आपके संबंधित विषय, और साथ ही गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे भी आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर आपके नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स, बट ये थोड़ा सा आपके वास्ट हैं, थोड़ा सा डीप है, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें समझने में। तो इसके लिए भी मैंने वही किया कि मैंने जो खुद का एक अभी हमने क्या किया है, ये नोट्स आपके तैयार कर लिए शॉर्ट वाले, ठीक है। इनसे आप पढ़ोगे तो आपका अच्छी खासी कमांड आपसे इनके जरिए भी आपकी हो जाएगी, और आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। और इतने कम समय में हम इससे आपका पॉसिबल है कि आपका सिलेबस कवर कर पाएँ, ठीक है। बाकी नोट्स वो हम नेक्स्ट बैच के देखेंगे, नेक्स्ट आपका जो 26 वाला बैच है उसमें हम तब देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो हम GS को डीपली पढ़ेंगे वहाँ, ठीक है। तो अभी आप ये समझो, अभी हम देखने वाले हैं आपका सोशल जस्टिस। पेन हम चूज़ कर लेते हैं अपना, कौन सा, वाइट, ठीक है। तो अब सामाजिक न्याय की जब बात करें तो इसका अर्थ आप समझो, इसका अर्थ है क्या सामाजिक न्याय का। इसका अर्थ है कि समाज में जो समानता, अवसर की समानता, मान सम्मान और संसाधन के न्यायपूर्ण वितरण से सामाजिक न्याय, यानी कि समाज के स्तर पे न्याय हो भाई। न्याय के स्तर पे, समानता के स्तर पे, अवसर की समानता के स्तर पर, मान सम्मान और संसाधन के न्यायपूर्ण वितरण से आपका सामाजिक न्याय है। और ये केवल आपकी कानूनी समानता नहीं है, बल्कि आपकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता ही बेसिकली आपसे इसको भी ये सुनिश्चित करने का काम करता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य बेसिकली यह है कि ऐसा आपको समाज बनाना है जहाँ कोई वर्ग ना हो, जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर आपके साथ भेदभाव ना हो, ठीक है। अब संवैधानिक संदर्भ की आप बात करोगे तो भाई जो भारत के संविधान की आपकी प्रस्तावना है उसमें आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बोली गई है। इसका आप उल्लेख करोगे अपने आंसर में। आपका जो प्रस्तावना है, आप अनुच्छेद 14 में जाओगे समानता, अनुच्छेद 15-16 में आपका भेदभाव अनुच्छेद भी यहाँ की बात आप करोगे, अनुच्छेद 17 में आप अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करोगे, अनुच्छेद 39A में आप अवसर की समानता की बात करोगे। तो ये सब बेसिकली आपके संवैधानिक संदर्भ की जो है, जो आपको एक सर्टिफाइड मतलब आपको वेरीफाइड करते हैं, चीज़ों को वैलिडेशन देते हैं आपको, किसको, सामाजिक न्याय को, आपके कॉन्स्टिट्यूशन स्तर पर, ठीक है।
अब सामाजिक न्याय के प्रमुख तत्व क्या हैं? एक तो समान अवसर की बात कर रहा है। समान अवसर किसमें? शिक्षा में, रोजगार में, विकास में आपको समान अवसर मिलना चाहिए भाई। आप संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेंगे, समाज के सभी वर्ग हैं उनका विकास क्या है, उनके विकास का लाभ मिलना बेसिकली बात हो जाएगी। कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण की बात कर रहा है, यानी कि जो अनुसूचित जाति आपकी हो गई है, जनजाति आपकी हो गई है, महिलाएं आपकी हो गई है, दिव्यांग आदि हो गए, इनके लिए आपको विशेष प्रयास करने, इनका सशक्तिकरण आपको करना है भाई, इनका एम्पावरमेंट आपको करना है। गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा वो करनी है। सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ानी है। तो सामाजिक न्याय स्थापित करने के संदर्भ में मतलब होता है कि इन 5-6 पॉइंटों को आपको स्थापित करना, ठीक है। और ये इसके प्रमुख तत्व हैं, इन्हें आपको जानते रहना है। अब जॉन रॉल्स को रॉल्स नहीं, जॉन रॉल्स, ठीक है, इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना है, क्योंकि इनका जो सामाजिक न्याय सिद्धांत बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस जो आपका है जॉन रॉल्स के अनुसार। अभी अमेरिकी दार्शनिक है भाई, और उन्होंने अपनी पुस्तक जो बेसिकली है इन्होंने कि जो आपकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है बेसिकली 1971 की, इसमें उन्होंने जो आपका सामाजिक न्याय का जो न्याय के रूप में निष्पक्षता जस्टिस एज अ फेयरनेस सिद्धांत आपका दिया है, इसे आपको जानते रहना है, ठीक है। न्याय के रूप में निष्पक्षता जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक है। अब प्रमुख अवधारणाएं क्या बोलेंगे? एक तो मूल स्थिति की बात करते हैं कि भाई रॉल्स मानते हैं कि यदि लोग बिना अपने सामाजिक दर्जे, जाति, धन या लिंग को जाने अर्थात अज्ञान के आवरण के बेसिकली इसकी स्थिति को तय करें, तो वो एक ऐसा समाज बनाएंगे जो सभी के लिए आपका निष्पक्ष हो। तो अज्ञान के आवरण की बात करते हैं, ठीक है, मूल स्थिति में। अब अज्ञान के आवरण यानी कि निर्णयकर्ता को यह नहीं पता है कि वह अमीर है या गरीब, पुरुष है या स्त्री, ऊंची जाति का है नीच जाति का, ठीक है। इससे निर्णय आपका निष्पक्ष होगा, कोई भी अन्यायपूर्ण नियम नहीं बनाएगा, सभी को आप समान समझोगे, आपको उनका दर्जा नहीं पता कि किस दर्जे के हैं, उनकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो अज्ञान के आवरण की बात करते हैं, दो सिद्धांत की बात करते हैं, एक बोलते हैं समानता सिद्धांत, एक बोलते हैं भिन्नता सिद्धांत। अब समानता सिद्धांत तो बोलते हैं कि भाई हर व्यक्ति को क्या है, समान मूलभूत अधिकार मिले, जैसे अभिव्यक्ति की हो, विचार की हो, अवसर की हो। अब भिन्नता का सिद्धांत क्या है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी उचित है जब वो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के हित में है। तब आप अगर आप सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कर रहे हो तो भी आपकी उस स्थिति में आपकी उचित होगी, अर्थात असमानता जब तक तब तक स्वीकार्य है जब तक कि वो सबसे निचले वर्ग के उत्थान में मदद कर रही है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तब वो स्वीकारता नहीं है। इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब भारत में क्या प्रासंगिकता है भाई? अब भारत में जो आरक्षण नीति आपकी है, जो सामाजिक सुरक्षा योजना आपकी है, गरीब कल्याण योजना आपकी है, शिक्षा में समान अवसर की बात करता है, ये सब क्या है? ये सब आपका जो रोल्स हैं, उनके जो डिफरेंस आपके प्रिंसिपल हैं बेसिकली उनकी भावनाओं को बेसिकली क्या है, प्रतिबिंबित करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको जानते रहना कि सामाजिक न्याय क्या है। बेसिकली सामाजिक न्याय एक जीवंत प्रक्रिया है जो केवल कानून से नहीं बल्कि आपके मानसिक और व्यवहार में आपके समानता लाने से संभव है। समझ गए? अब अगला है कि भारतीय लोकतंत्र का स्थायित्व इसी पर आपका निर्भर करता है कि समाज के हर वर्ग को सम्मान और अवसर आपको मिले। तो इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है, समानता को मतलब सामाजिक न्याय को। इससे आप क्या समझते हो? सवाल क्या बनेगा कि जॉन रॉल्स के न्याय के रूप में जो निष्पक्षता सिद्धांत बेसिकली है उसके संदर्भ में भारतीय न्याय की बेसिकली अवधारणा को आपको विश्लेषण करना है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब पहला है आपका जो यूनिट महिला सशक्तिकरण। आप देखो भाई, अब इसका अर्थ क्या है कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, संपत्ति, निर्णय, गरिमा से जुड़े सभी अधिकारों में समान अवसर आपको भागीदारी देना। ये टॉपिक हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब महिला सशक्तिकरण ना होने के कारण क्या है भाई? एक तो सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण क्या है, इन्हें आप पढ़ लेना, ठीक है। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, आपके जो शैक्षिक कारण आपके हो गए, आपके राजनीतिक कारण आपके हो गए भाई, आपका कानूनी और प्रशासनिक कारण आपके हो गए, आपके सांस्कृतिक कारण हो गए। सामाजिक क्या है? पितृसत्तात्मक व्यवस्था, बाल विवाह, दहेज प्रथा, लिंग आधारित भेदभाव जो है सब सामाजिक कारण है। आर्थिक में क्या है? महिलाओं की श्रम शक्ति में कमी आप बोलोगे, भागीदारी कम आपकी है, संपत्ति का अधिकार में कम अभाव उनका है, ठीक है। शैक्षणिक कारण क्या? महिला साक्षरता दर में कमी की बात आप बोलोगे, तकनीकी शिक्षा में कम भागीदारी है भाई, ठीक है। आपका निर्णय निर्माण पदों पर प्रतिनिधित्व की कमी है। कानूनी और प्रशासनिक कारण क्या है? कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाना है। आपकी परंपरागत मान्यताएं हैं जो महिलाओं को द्वितीय श्रेणी की आपका दर्जा देती है भाई। इन सब बातों को तो आपको जानते रहना है कि महिला सशक्तिकरण होने के क्या कारण है, ठीक है। अब महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता भाई क्यों है, कि वाई वुमेन एम्पावरमेंट की आवश्यकता क्यों है भाई? तो अगर समाज की हम देखेंगे, भारत की 140-42 करोड़ आपकी आबादी है भाई, और इसमें से लगभग क्या आपका 70-71 करोड़ तो आपके महिलाएं हैं, यानी कि आपका समाज है वो आधा आबादी महिलाओं की है भाई। और इनके बिना मतलब ये अगर आप सोच रहे हो कि समग्र विकास आपका असंभव है। इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण से आपका क्या है, परिवार और समाज दोनों आपके मजबूत होते हैं भाई। शिक्षित महिला आपका एक शिक्षित समाज आपका होता है भाई। लिंग समानता से आपका लोकतांत्रिक मूल्य आपके मजबूत होते हैं। और यूएन सस्टेनेबल जो आपके डेवलपमेंट आपके गोल्स SDG 5 है उसका भी यही लक्ष्य है क्या, कि आपको जेंडर इक्वलिटी एंड जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स के बारे में बात करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है।
कि क्यों आवश्यक है भाई। अब महिला आंदोलन और जो संगठनों की भूमिका क्या रही है, तो महिला आंदोलन की जब बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज में चेतना आपकी लाई भाई। जैसे 19वीं सदी की हम बात करेंगे तो उसमें जो आपके सत्य प्रथा आंदोलन आपके होते हैं, बाल विवाह निषेध आपका था, राजा राम मोहन राय की बात कर लो, आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर लो, ठीक है। स्वतंत्रता काल में आप देखोगे तो सरोजनी नायडू जी की बात करो, एनी बेसेंट की बात करो, अरुणा असफ अली की बात करो, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद आपके जो नारी मुक्ति आंदोलन आपके चले हैं 70 के दशक में, आपका सेवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो वुमेन एसोसिएशन है एला भट्ट के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से पहले, तो ये सब बेसिकली क्या है आपकी, ये महत्वपूर्ण भूमिका आपके निभाते हैं महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, ठीक है। एनजीओ और जो आपका एसएचजी ग्रुप आपके हैं भाई, उन्होंने भी महिलाओं को वित्तीय और जो सामाजिक रूप से आपको मजबूत करने का काम किया है, ठीक है। तो महिला आंदोलन और जो संगठन की भूमिका आपको देखते हुए रहनी है, समझ गए। घरेलू हिंसा की बात आप करो भाई, तो जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, ठीक है, इनको ये क्या है आपका, ये महिलाओं को शारीरिक मानसिक और यौन आर्थिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें क्या है, पति ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य भी दोषी ठहराए जा सकते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो घरेलू हिंसा का अधिनियम आपको देखना है कि किस वजह से, मतलब कि किस तरह से सपोर्ट कर रहा है महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में। इसमें पति ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य भी, वो भी आपके दोषी ठहराए जा सकते हैं। आप जो संरक्षण अधिकारी की बात करोगे, आप आश्रय गृह की इसमें बात करोगे, काउंसलिंग जैसी आपकी सुविधाएं, ऐसी सहायता क्या है आपको, ये इसमें प्रावधान किया गया है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। कार्यस्थल पर जो महिलाओं का यौन शोषण संबंधी आपका जो एक्ट है 2013 का, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, यह अधिनियम क्या है आपको, जो विशाखा गाइडलाइंस है 1927 है, उस पर बेसिकली आधारित है, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइंस को आप थोड़ा देख लेना अच्छे से, ठीक है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। बाकी जो आपका ये कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन शोषण संबंधी एक्ट आपका है, ये आपका अधिनियम जो बेसिकली सभी सरकारी निजी एनजीओ संस्थानों पर लागू होता है। हर संगठन में क्या आपको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना आपका अनिवार्य किया गया है। यौन उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से इसमें परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो इन सब का आप उल्लेख करो किसमें, कि क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसमें, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात आप करोगे भाई, कि 1992 में स्थापना की गई है। आपका जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, उसके आधार पर इसका कार्य क्या है, कि जो महिला अधिकार हैं सुरक्षा है उसको समर्थन करना, बेसिकली महिला संबंधी कानूनों की समीक्षा करना आपका हो गया, सरकार को नीति का सुझाव देना आपका हो गया, अत्याचार मामले में हस्तक्षेप की बात करता है, ठीक है। तो इन्हें आपको थोड़ा सा राष्ट्रीय महिला आयोग को जानते रहना है। यह एक संवैधानिक नहीं पर एक वैधानिक निकाय आपका है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग आपका हो गया। आपका जब राजनीतिक भागीदारी महिलाओं की भूमिका की बात करोगे, तो बेसिकली जो पंचायत राज है उसमें आपका 33% आरक्षण की बात बोली गई है। 73वां संविधान संशोधन की बात करोगे, आप 74वें संविधान संशोधन की बात करोगे। राज्य और केंद्र स्तर पर क्या है प्रतिनिधित्व अगर देखोगे, तो अभी भी आपका सीमित लगभग 14 से 15% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। संसद में आपका जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण विधेयक आपका जो है 2023 का नारी शक्ति बंधन अधिनियम वो आपका पारित हो गया है। राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से क्या आपका निर्णय अधिक आपके संवेदनशील होंगे, अधिक समावेशी आपके बनेंगे, समझ लो। महिला सशक्तिकरण हेतु जो राष्ट्रीय नीति एक की, इसे आपको देखते रहना है। महिला विकास के मुख्य धारा में लाना इसका उद्देश्य है। लिंग समानता की बात करता है, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की बात करता है, निर्णय निर्माण में भागीदारी की बात करता है, हिंसा भेदभाव और शोषण से सुरक्षा देने की बात ही बेसिकली करता है। राष्ट्रीय महिला नीति 2016 जो ड्राफ्ट है उसकी बात करोगे, कि जो नई चुनौतियां आपकी हैं, जैसे आपका डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, रोजगार समानता, राजनीतिक आरक्षण को भी इसमें शामिल किया गया है। महिला उद्यमिता, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानूनी सहायता बल देता है। जेंडर बजटिंग की बात कर लो, आप जेंडर ऑडिटिंग की बात कर लो, इन सब की इसमें सुझाव दिए गए हैं संबंध में, ठीक है। तो जब बात आए कि महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकार के क्या द्वारा नीतिगत प्रयास किए, तो आप इन नीतिगत प्रयासों को इन आयोगों के आप उल्लेख कर सकते हो, ठीक है। आगे देखना है प्रमुख योजनाएं, कि बस सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई, योजनागत प्रयास क्या किए गए हैं महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में। तो योजनागत प्रयास में आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। पेन कुछ मजा नहीं आ रहा यार। ठीक है। तो योजना प्रयास में आपको इन बातों को ध्यान रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करोगे, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की बात करोगे, महिला ई हार्ट की बात करोगे, उज्ज्वला योजना की बात आप करोगे, सखी वन स्टॉप सेंटर, स्टैंड अप इंडिया, स्वयं सहायता समूह, महिला शक्ति केंद्र योजना, ये सब बेसिकली क्या है आपके प्रमुख योजनागत प्रयास हैं सरकार के द्वारा। फिर एंड में बोलोगे आपकी महिला सशक्तिकरण सिर्फ विकास नहीं बल्कि आपका सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भाई। और भारत तभी विकसित राष्ट्र बन सकेगा जब महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसरों और समान सम्मान की भागीदार हों, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको जानते रहना है। सवाल क्या बनेगा, कि भारत में बेसिकली जो महिला सशक्तिकरण है उसके मार्ग में प्रमुख बाधाएं क्या है भाई, और महिला आंदोलन और जो सरकारी नीतियों के माध्यम से इसे कैसे सशक्त किया जा सकता है, आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। अब अगला है कि बच्चों का सशक्तिकरण कैसे होगा भाई। तो आप परिचित हो गए
कि किसी भी बच्चे का किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास आपको सुनिश्चित करना है। आपका बाल सशक्तिकरण, आपका बच्चों का सशक्तिकरण कहलाएगा। और संविधान के आप संवैधानिक उपबंध की बात करोगे, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 की बात करोगे, 21 ए की बात करोगे, आर्टिकल 24, आर्टिकल 39 ई सब क्लॉज एफ की बात आप करोगे, ठीक है। यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड CRC 1989 के अनुसार भी क्या है, हर बच्चे को बेसिक जीवन, शिक्षा, सुरक्षा और सहभागिता का अधिकार मिलना चाहिए। तो बेसिकली बच्चों के सशक्तिकरण के संदर्भ में आपको इन बातों को ध्यान रखना है। अब बच्चों की शिक्षा की बात करो भाई, संवैधानिक प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21 देखो, अनुच्छेद 45 आप देखो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 45 की बात करो आप, ठीक है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 का आप उल्लेख करोगे, अनुच्छेद 45 का उल्लेख करोगे, जिसमें क्या है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा की बात बोली गई है। अब प्रमुख पहले की जो बात बोली गई है आपके बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में, आप सर्व शिक्षा अभियान की बात करोगे, आप समग्र शिक्षा अभियान की बात करोगे, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करोगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करोगे, इन सब का उल्लेख करोगे आप बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों का यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम जो पॉस्को एक्ट है जो भारत का, इसका आप उल्लेख करोगे। इसमें बच्चों की यौन आपका शोषण, उत्पीड़न, अश्लीलता सुरक्षा देने की बात बोली गई है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है। 19 में आपका इस पर संशोधन हुआ है, मृत्युदंड का प्रावधान भी है गंभीर अपराधों में। इन बातों को आपको इस बात मतलब इसका आप उल्लेख करोगे किसमें, बच्चों के सशक्तिकरण के संदर्भ में। आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करोगे योजनागत प्रयास के रूप में, कि 2007 में स्थापना हुई है, ठीक है। बच्चों के अधिकारों और रक्षा के संवर्धन की बात बोलता है, ठीक है। बाल अधिकार हनन पर सरकार है कि स्वतः संज्ञान लेता है आपका बाल अधिकार हनन पे, नीतिगत सिफारिशें और निरीक्षण का काम करता है। राज्यों में जो स्टेट कमीशन आपके हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, उनका गठन किया गया है बेसिकली। जो मिड डे मील योजना की आप बात करोगे, प्रारंभ 1995 में संशोधित रूप के आपका PM पोषण स्कीम 21 वाली बात आप करोगे। उद्देश्य क्या है कि प्रारंभ आपको जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें आपको नामांकन बढ़ाना है, उपस्थिति आपको बढ़ाना है, पोषण स्तर को आपको बेहतर करना है, बच्चों में सामाजिक समानता को आपको बढ़ावा देना है, ठीक है। लाभार्थी 6 से 14 वर्ष के आपके सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा किशोर न्याय जो पालकों की देखरेख और जो संरक्षण अधिनियम जो 2000 का है, इसकी बात करोगे आप। 2015 में आपका संशोधित हुआ है। उद्देश्य क्या है कि बच्चों से संबंधित आपके अपराध जो हैं सुधार है, उनके लिए बेसिकली आपको मानवतावादी आपको दृष्टिकोण अपनाना है। इसमें 2 आपकी श्रेणियां दी गई है, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन और चिल्ड्रन इन जो है कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। किशोर न्याय बोर्ड और जो बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। 2015 जो संशोधन हुआ उसमें 16 से 18 वर्ष के गंभीर अपराध जैसे हत्या बलात्कार के मामलों में क्या है वयस्क की तरह सुनवाई की अनुमति बेसिकली इसमें दी गई है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 की बात करोगे आप, इसमें क्या आपका जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसमें प्रमुख 4 स्तंभों की बात बोलता है, कि जीवन, स्वास्थ्य और पोषण की बात बोलता है, शिक्षा और विकास की बात बोली गई है, संरक्षण और भागीदारी की बात बोली गई है, अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाने की बात बोली गई है, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 इसको भी आपको जानते रहना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी संदर्भ में अगर आपका सवाल आए, आपको अगर टॉपिक तैयार करना हो, तो आप सेम वही प्रोसेस अपनाओगे। आपको 4 तरीके से हर टॉपिक को आपको तैयार करना है भाई, कि भाई सरकार के माध्यम से योजनागत प्रयास क्या किए गए हैं बेसिकली, सरकार या जो गैर सरकारी क्या योजनागत प्रयास के इसमें किए गए हैं, क्या क्या नीतिगत प्रयास इसमें किए गए हैं, क्या आपके संस्थागत प्रयास क्या किए गए हैं भाई, ठीक है। और अन्य प्रयास में क्या आपके कार्य किए गए हैं। इस तरीके से अगर आप हर टॉपिक को तैयार कर देते हो तो आपका टॉपिक जो है बहुआयामी रूप से आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। अगला आपको बाल श्रम के रूप में देखना है कि भारत में लोग आपके 10 मिलियन से अधिक आपके बाल श्रम आपके श्रमिक हैं, ठीक है। आर्थिक अव्यवस्था की बात आप करो, गरीबी शिक्षा की कमी की बात आप करो, पारिवारिक दबाव की बात करो, ये इसके बेसिकली प्रमुख कारण आपके बाल श्रम के बने हुए हैं। कानूनी प्रावधान क्या है आपका, जो आपका बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 का है, इसकी बात आप करो, इसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बाल सशक्तिकरण से पहले से संबंधित आगे कुछ आपकी प्रमुख योजनाएं हैं, इनको आपको देखते रहना है। तो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको जो ICDS है, आपका जो पोषण अभियान है, ठीक है, आपका जो बालिका समृद्धि योजना है, बाल सुरक्षा योजना आपकी है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आपका है, किशोर शक्ति आपकी योजना आपकी हो गई। ये सब बेसिकली प्रमुख आपकी योजना का प्रयास है सरकार के माध्यम से, इसे आपको थोड़ा सा देखते रहना है। बाकी ये भी आप देख लेना। बाकी सवाल यह है कि भारत ने बच्चों के आपके सशक्तिकरण हेतु बनाए गए प्रमुख कानूनी एवं नीतिगत प्रावधानों के आपको विवेचना करना है, और क्या ये वास्तविक रूप से आपके बाल अधिकारों की रक्षा कर पा रहे हैं, समझ गए, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका कि जो आपका अनुसूचित जाति एवं जो अनुसूचित जनजाति है कि जो आपके सशक्तिकरण की बात करता है। तो भारत में आप जो SC और ST के समाज के वर्ग के हैं, उन्हें ऐतिहासिक रूप से आपका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से आपको वंचित रखा गया। आपको पता ही है, सालों साल तो उन्हें पढ़ने का अधिकार तक नहीं था, सुनने तक अधिकार नहीं था। तो संविधान ने क्या इसमें विशेष आपका शिक्षण और जो सशक्तिकरण के उपाय प्रदान किए हैं, ताकि सामाजिक आपकी समानता क्या है और जो न्याय आपका है वो आपका बेसिकली आपका सुनिश्चित हो सके।
अब बेसिकली क्या संवैधानिक प्रावधान की बात करो, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 की बात करोगे, अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 4 की बात करोगे, अनुच्छेद 46 की बात करोगे, अनुच्छेद 333 से 342 की बात करोगे। विशेष प्रावधान की अनुमति, सेवाओं में आरक्षण, आपके जो SC/ST के शैक्षिक और जो आर्थिक हितों की उन्नति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और परिभाषा संबंधी चीजें इसमें बोली गई है। ठीक है, अब आप देखो कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जब 15 का है, इसको देखना है कि भाई जो जाति आधारित भेदभाव आपका हो गया, हिंसा शोषण से क्या है, SC/ST वर्ग को आपको सुरक्षा और सम्मान आपको देना है भाई। मुख्य प्रावधान क्या है इसमें कि किसी व्यक्ति को गया उसकी जाति के कारण के अपमानित करना, प्रताड़ित करना, बहिष्कृत करना या हिंसा करना आपका दंडनीय अपराध है। अपराधों की त्वरित जांच करके आपको स्पेशल कोर्ट की स्थापना की बात बोली गई है। पीड़ित को मुआवजा, पुनर्वास और सुरक्षा के प्रावधान करता है भाई। 2015 में इसमें संशोधन किया गया, इसमें नए अपराध जोड़े गए, जैसे आपका सामाजिक बहिष्कार, सार्वजनिक स्थानों पर आपका प्रवेश रोकना, झूठे मामलों में फंसाना। ठीक है, विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति और ग्रामीण स्तर पर आपका निगरानी समिति की बात इसमें बोली गई है। 18 में संशोधन किया गया, तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, मतलब हटाई गई। बेसिकली पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त की गई। आपका जो मतलब ये था कि आपका तत्काल गिरफ्तारी पर रोक हटाई गई और जो पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता थी उसको समाप्त की गई। आपकी जो न्याय प्रक्रिया था उसको एक तेज बनाने की बात बोली गई। इन्हें आपको जानते रहना है। अब राष्ट्रीय कुछ योजना का प्रयास क्या किए गए भाई इसमें, आप प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की बात करोगे, आप अंबेडकर सामाजिक नवाचार मिशन की बात करोगे, आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की बात करोगे, आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त निगम की बात करोगे। ठीक है, आप वन बंधु कल्याण योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय मिशन, ये सब बेसिकली SC/ST के कल्याण संबंधी चीज़ें आपकी योजनाएं, इन्हें आपको देखते रहना है। अनुसूचित जाति आयोग की बात करोगे आप, अनुच्छेद 338 में इसकी स्थापना की गई है, 2004 में स्थापित है। ठीक है, आप प्रमुख कार्य क्या है कि SC से संबंधित आपके सभी नीतियों की निगरानी करना, आपका अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, केंद्र और राज्य सरकारों की आपको सिफारिश देना, अनुसूचित जाति की स्थिति पर क्या आपको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये सब बेसिकली आपका अनुसूचित जाति आयोग के काम है भाई। उसी तरह से आपके अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है, आर्टिकल 338 सब क्लॉज A में आपका ये बनाया गया है। स्थापना 2004 में इसकी की गई है। कार्य वही जो ऊपर SC से संबंधित थे वही सेम आपका ST से संबंधित आपको जाएगा कि आपके जनजाति अधिकार हैं, रक्षण की रक्षा करो, उनका समर्थन करना, वनाधिकार कानून, भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं की आपको निगरानी करना है, अनुसूचित जनजातियों की जीवन शैली, परंपरा और संस्कृति की आपको सुरक्षा करना है। अब सशक्तिकरण के प्रमुख क्षेत्र ये बोलता है, शैक्षिक सशक्तिकरण की बात करो, आर्थिक की बात करो, राजनीतिक की बात करो, सामाजिक की बात करो। तो शैक्षिक में कैसे आपका छात्रवृत्ति की दी गई है, आवासीय विद्यालय दिए गए हैं, कोचिंग योजना आपकी दी गई है। आर्थिक में वित्तीय निगम की स्थापना की गई है, उद्यमिता प्रोत्साहन बैंक दिए गए हैं, ऋण योजना की बात बोली गई है। राजनीतिक सशक्तिकरण की आरक्षण लोकसभा, विधानसभा, पंचायत का बात बोलोगे। आप सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में आपका जो अत्याचार निवारण कानून आपका है, जो सामाजिक समरसता जो अभियान आपका हो गया, ये सब बेसिकली आपके प्रमुख क्षेत्र इनके संबंध में आपको देखने को मिलते हैं। चुनौती क्या है भाई, आपकी जातिगत भेदभाव, हिंसा की निरंतरता, आपके ये निरंतर बना हुआ है, कितने भी आपने प्रयास कर लिए लेकिन हर दिन आपको ऐसे खबरें आपको देखने को मिलती है। आप सरकारी योजनाओं की सीमित जो है पहुंच है, निगरानी की कमी है, शिक्षा और रोजगार में असमानता की बात करोगे, भूमि और संसाधन पर आपका अधिकार की कमी है, शहरीकरण के साथ क्या आपको पहचान का संकट आपका बना हुआ है। ठीक है, ये आप कंक्लूजन के रूप में आप यूज कर सकते हो। सवाल क्या बनेगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 15 के संदर्भ में इन वर्गों के सशक्तिकरण में आई प्रगति और प्रमुख चुनौतियों का आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला आप देखो कि अल्पसंख्यकों के संबंध में क्या चीज़ें आपको दिखनी है, तो इसमें सेम हुई आपको योजनागत, संस्थागत, आपका नीतिगत और आपका अन्य। ठीक है, इस संदर्भ में आपको हर टॉपिक को आपको तैयार करके चलना है। आप इंट्रो ग्रुप में आप ये बात करोगे कि भारत एक बहुत धार्मिक प्रदेश, भाषी आपका राष्ट्र है भाई, वो सांस्कृतिक देश है। अल्पसंख्यकों का आपका सशक्तिकरण सामाजिक न्याय की दिशा में एक अनिवार्य कदम आपका हो जाता है। और अल्पसंख्यक वो समुदाय होंगे जिनकी जनसंख्या क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर कम है, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जो जैन समुदाय आपके हो गए। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या बोलेंगे इसमें आपको बोलोगे, अनुच्छेद 14-16 की बात आप करोगे, अनुच्छेद 25-28 की बात करोगे, अनुच्छेद 29 की बात करोगे, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350 से 350 B, इन सब की बात आप करोगे। ठीक है, इन सब में क्या होगा, समानता का अधिकार, रोजगार में भेदभाव निषेध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा, अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने, प्रबंधित करने का अधिकार। ठीक है, ये सब बातें इसमें बोली गई है। अन्य विधिक और नीतिगत उपाय की बात करेगा तो राष्ट्रीय एकता परिषद की बात आप करोगे कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की बात करता है जो। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की बात करोगे, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की बात करोगे, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम है उसकी बात करोगे। तो ये बेसिकली आपके प्रयास किए गए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को आप बोलोगे
1982 में कि स्थापना आपका जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के द्वारा की गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना आपका है, भेदभाव में मामलों की जांच करना है, नीतियों पर सरकार को सुझाव देना है। और मान्यता प्राप्त 6 समुदाय आपके पास अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ये आपके प्रमुख 6 हैं जो आपके मान्यता प्राप्त आपके 6 समुदाय हैं। राज्य अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग की बात करें 2004 में, इसका उद्देश्य क्या है कि अनुच्छेद 30 के तहत आपके जो शैक्षणिक संस्थान है उनके अधिकारों की रक्षा करना, अल्पसंख्यक संस्थानों के आपको माइनॉरिटी स्टेटस आपको प्रदान करना। योजना का प्रयास क्या है, आपका नया सवेरा योजना, नई रोशनी योजना, ठीक है, इन सबको पढ़ लेना, नया उजाला, सीखो और कमाओ, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये सब बेसिकली आपके विशेष आपकी योजना है अल्पसंख्यक लोगों के लिए, क्षेत्रों के लिए। चुनौती क्या है, एक तो उनका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन चुनौती बनी हुई है, शिक्षा में जो कम भागीदारी उनकी आपको वो है, जो रोजगार में भेदभाव की आशंका जो होती है, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी आपका है वो आपका हो गया, और जो एक सांप्रदायिकता फैल रही है, जो आपका सांप्रदायिक आपका द्वेष आपका बना हुआ है वर्तमान समय में, उसका भी आप उल्लेख कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा, ये आपका सवाल हो जाएगा कि भारत के सामाजिक न्याय के ढांचे में अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की भूमिका को आपको विश्लेषण करना है। समझ गए? ठीक है, दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण की बात आप करो तो आप पता है कि भारत में लगभग आपका जो है 2.5 करोड़ से अधिक जो लोग हैं और किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हैं भाई, जनगणना 2011 के अनुसार। और दिव्यांगजन का क्या है, उसका सशक्तिकरण केवल आपको सामाजिक दायित्व तो नहीं बल्कि वो एक आपका मानवाधिकार भी है और एक समानता का प्रश्न भी है। संस्थागत प्रयास क्या किए भाई, आप सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की बात करोगे, दिव्यांगजन सशक्तिकरण मिशन की बात विभाग की बात करोगे, आप राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम की बात करोगे, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संस्थान चेन्नई की बात करोगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड आपका जो NIVS देहरादून राजपुर में है उसकी बात करोगे, आप राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की बात करोगे, तो ये सब बेसिकली आपके संस्थागत प्रयास किए गए हैं। ठीक है, नीतिगत प्रयास में आपका वही देखोगे आप कि भाई जो राष्ट्र नीति आपका जो हो गया दिव्यांगजन सशक्तिकरण 2006, समावेश शिक्षा नीति, दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016, आपका जो सुगम भारत अभियान, ये सब बेसिकली आपके नीतिगत आपके प्रयास किए गए हैं। योजनागत प्रयास में आप ADIP स्कीम की बात करो, आप दीनदयाल रिहेबिलिटेशन स्कीम की बात करो, आप स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज इनकी बात करो, आप सुगम्य भारत ऐप की बात करो। ठीक है, ये आपके योजनागत प्रयास है बेसिकली। आपके अन्य में क्या, ये आपका दिव्यांग पेंशन योजना आपकी जो है राज्य स्तरीय आपकी योजना है उनकी बात करो आप एक्सेसिबल इलेक्शन जो मिशन आपका 24 का था उसकी बात करो, इसमें आपका मतदान केंद्र दिव्यांग अनुकूल बनाया गया था, स्किल काउंसिल फॉर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वोकेशनल आपको जो ट्रेनिंग वोकेशनल आपकी होती है उसकी बात आप करोगे। तो दिव्यांगजनों के संबंध में आपको इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन रहेगा, ये आपका सवाल है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 इसको आपको पढ़ना है और भारत में समाज से विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, कहा गया जी। ठीक है जी, कि किस प्रकार के दिव्यांगजनों की मान्यता दी गई, दिव्यांगताओं को शिक्षा, रोजगार, मतदाता में समान अवसर की बात करता है, 4% आरक्षण नौकरी सरकारी नौकरी में बात करता है। तो इन बातों को तो आपको थोड़ा सा देखते रहना है। अगला है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सशक्तिकरण भाई। तो आपका भारतीय समाज में क्या है, ट्रांसजेंडर समुदाय आपका जो हिजड़ा, किन्नर, ये सब आदि लोग हैं, इनके ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित रहा है भाई। ठीक है, उनका जो मानवाधिकार आपका हो गया, पहचान आपका हो गया, सामाजिक सुरक्षा के लिए हाल के वर्षों में कई आपके संस्थागत और वैधिक पहले भी हुई है। संस्थागत प्रयास क्या है, आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है भाई, आपका राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर आपका परिषद है, आपका राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर बोर्ड सेल्स आपके बने हुए हैं। नीतिगत प्रयास क्या है, आपके सुप्रीम कोर्ट का जो आपका नालसा बनाम भारत संघ था 2014 का, उसमें निर्णय लिया गया कि ट्रांसजेंडर को आपका तीसरा लिंग घोषित किया जाए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। आपका समान अवसर शिक्षा और जो रोजगार में अधिकारों की गारंटी की बात करता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जो आपका अधिकारों का संरक्षण अधिनियम जो 19 है इसको पढ़ना अच्छे से। ठीक है, इसमें आत्म पहचान के अधिकार की बात बोलता है, भेदभाव, हिंसा और शोषण से संरक्षण की बात करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की गारंटी की बात करता है। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। योजनागत प्रयास में क्या बोलोगे आप कि स्माइल स्कीम की बात करोगे, आप गरिमा गृह की बात करोगे, आप स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन की बात करोगे, आप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की बात करोगे। ठीक है, तो योजनागत में आप इन बातों रखोगे। अन्य में क्या बोलोगे आप कि ट्रांसजेंडर ID कार्ड आपके जो बनाए गए हैं, CSR NGO भागीदारी जो आपकी बढ़ाई गई है, राज्य नीतियाँ, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र ने आपके राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर नीति अपनाई है। अभी हाल के कुछ राज्यों में केरल वहाँ पे आपके मतलब सरकारी पदों में भी आगे आ रहे हैं, पुलिस में आपके आए थे। ठीक है, ऐसी न्यूज आपको देखने को मिल रही है। तो ये बेसिकली आपके अन्य प्रयास आपके किए गए हैं। इसके अलावा चुनौती क्या है भाई, एक तो जो इन्हें क्या है लोग क्या है सामाजिक कलंक के रूप में देखते हैं, इनके साथ भेदभाव बहुत किया जाता है, सामाजिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी आप इनके संदर्भ में है, आपका रोजगार में अवसरों का अभाव इनके पास बहुत है, परिवार और समाज से जो इनको बहिष्कार हो जाता है। ठीक है, वो भी एक चुनौती इनका संबंध में आपकी बनी हुई है। समझ गए, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा
और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सवाल आपका ये है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, इसमें भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, इसका आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, ठीक है। तो अगला है आपका, ये तो होगा ट्रांसजेंडर का हो गया। अब बचा है स्वास्थ्य, बचा है गरीबी, कुपोषण, ये सब, और शिक्षा, ये बचा है बस। स्वास्थ्य में जी आप इंट्रो ग्रुप में आप यूज करोगे कि भाई जो स्वास्थ्य क्या है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और मानव विकास का मूल आधार है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 क्या है, जीवन के अधिकार में आपका स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में बोला गया है। आप एसडीजी गोल की आप उल्लेख कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब इनके संबंध में क्या नीतिगत प्रयास किए गए भाई, आपकी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है आप उसका उल्लेख करोगे। इसमें जो मुख्य बिंदु क्या है आपके सरकारी स्वास्थ्य विभाग के आपके जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाना है भाई। आपको जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है उसको आपको सख्त बनाना है। गैर संक्रामक रोगों को आपको नियंत्रण करना है। डिजिटल स्वास्थ्य, आपको जो टेलीमेडिसिन है उसको बेसिकली आपको प्रोत्साहन देना है। ठीक है, आपका योजना का प्रयास क्या करेंगे भाई, आपको जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपका है इसकी बात करोगे आप। आपका इसमें भी 2 प्रमुख घटक हैं आपके, एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये हम देख चुके हैं। इनको आपको देखना है योजना के प्रयास में। आपका जो आयुष्मान भारत योजना आपकी हो गई, इसको आपको देखना है। इसमें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की बात करता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसकी बात करता है, जिसमें आपको 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा की बात बोली गई है। ठीक है, लगभग 10 करोड़ आपके गरीब और कमजोर परिवार यानी कि 5 पर मेंबर यानी कि लगभग 50 करोड़ लोगों को आपको ये कवर कर रहा है। कैशलेस उपचार सुविधा की बात करता है। संस्थागत प्रयास में क्या संस्थाएं का निर्माण किया गया है, आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बात बोलोगे। आप बोलोगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करोगे, आप नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करोगे, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एम्स, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी बहुत सारे आपके संस्थागत प्रयास किए गए। अन्य प्रयास के रूप में क्या बोलोगे, अन्य योजनाओं में आपके इन मिशन जो आपके इंद्रधनुष हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपकी है, जननी सुरक्षा योजना आपकी हो गई, पोषण अभियान, डिजिटल आपका जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आपका हो गया, ये सब बेसिकली आपके अन्य योजना के प्रयास हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन भी है, या स्वास्थ्य स्वच्छता का आपका एक समन्वित दृष्टिकोण के रूप में। अन्य प्रयास के रूप में क्या बोलोगे आप कि भाई आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई है, जो आपका आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, जो होम्योपैथी के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करोगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में आपको विस्तार के लिए इसके लिए सहयोग की बात की गई है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2024 की बात की गई है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म टेलीमेडिसिन सुविधा की बात बोली गई है। वन हेल्थ अप्रोच की बात बोली गई है। इन बातों को सबको स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। चुनौतियाँ आपकी हुई कि स्वास्थ्य पर कम बजटी है भाई, डॉक्टरों की अनुपात आपका बिगड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका चिकित्सा अवसंरचना की कमी बनी हुई है, गैर संक्रामक रोगों की बढ़ती आपकी चुनौती जो है, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कलंक के रूप में, इन सब बातों को आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। और ये आपका सवाल है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और 17 और जो आयुष्मान भारत कार्यक्रम है, भारत में बेसिकली आपका सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में कितने आपको प्रभावी हैं। ठीक है, इसमें आपको जो 50 करोड़ के लोग हैं इनको आपको बताना है, और जो आपके इसमें प्रमुख आपके प्रावधान है उसका आपको उल्लेख करना है। ठीक है, शिक्षा का सशक्तिकरण भाई, इसमें आपका इंट्रो आपका हो गया। आर्टिकल अनुच्छेद 21A की आप उल्लेख करोगे। 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए आपको एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया भाई। ठीक है, और शिक्षा का लक्ष्य केवल साक्षरता नहीं बल्कि आपका समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और मूल्यपरक विकास भी आपका है। नीतिगत प्रयास क्या है भाई, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करो सबसे पहले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये भारत की आपकी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। पहले 1968 थी, फिर 1986 आपकी थी। इसमें जो की मुख्य विशेषताएं जो बोली गई भाई कि एजुकेशन फॉर ऑल, क्वालिटी फॉर ऑल, 5-3-3-4 का जो आपका एक संस्था की नई स्कूली व्यवस्था की बात बोली गई है। प्राइमरी शिक्षा आपको जो मातृभाषा का वो आपका बल दिया गया है। डिजिटल शिक्षा, ई लर्निंग की बात की गई है। बहुविषयक ढांचा लाया गया है। आपका जो GER है वो 50% तक बढ़ाने की बात बोली गई है। ठीक है, इन सबको आपको उल्लेख करना है। इसके अलावा योजनागत प्रयास क्या बोलोगे आप कि भाई समग्र शिक्षा अभियान की बात आप करोगे। आप राष्ट्रीय माध्यमिक आपके शिक्षा अभियान, आप रमसा की बात करोगे। आप रूसा की बात करोगे, उच्चतर शिक्षा अभियान की। आप शिक्षक शिक्षा मिशन की बात करोगे। आप प्रधानमंत्री ई विद्या योजना की बात करोगे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो मिड डे मील स्कीम है, आपका सर्व शिक्षा अभियान है, ये सब सारे मिला के आपकी योजना का प्रयास सरकार के द्वारा, सरकार के माध्यम से किए गए भाई। ठीक है, संस्थागत प्रयास क्या किए गए, आपका शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई है, UGC की स्थापना की गई है, आपका NCERT, NCTE। ठीक है, इन सब की आपको बात बोलनी है। आप NAAC की बात बोलोगे, IGNOU की बात बोलोगे, NIOS की बात बोलोगे, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर की बात बोलोगे। ये बेसिकली संस्थागत प्रयास किए गए शिक्षा के संदर्भ में। संयुक्त एक समीक्षा मिशन है, इसका बात बोलोगे। ये भारत सरकार और आपका जो विकास भागीदार संस्थाएं आपकी यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, इनके द्वारा क्या आपका संयुक्त रूप से शिक्षा योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन के लिए आपका संयुक्त समीक्षा मिशन की स्थापना की गई है। ठीक है, इसका उल्लेख करोगे। अन्य योजना पहल के भाई आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका है, बड़े भारत अभियान 2022 का है, बेटियां पढ़ाओ इनिशिएटिव आपका जो है, आपका जो स्वयं आपका पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, आपका नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म आपका है, आपका ज्ञान इम्प्रेस स्ट्राइड आपकी उच्च शिक्षा में अनुसंधान प्रोत्साहन कार्यक्रम आपके हैं। इन सबको आपको बेसिकली बोलना है।
इसके अलावा क्या आपको जो पीपीपी के माध्यम से शिक्षा में आपकी भागीदारी बढ़ाई जा रही है, आपका सीएसआर की आपको जो विद्यालय से आपको सहायता मिल जाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने एथिक्स में पढ़ा था, आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय आपके हो गए, एकलव्य मॉडल आपके स्कूल है, पीएमसी स्कूल है, तो बहुत सारे आपके प्रयास हैं इनके माध्यम से, ठीक है। और याद रहे, जब आप शिक्षा और स्वास्थ्य का आप उल्लेख दोगे तो आपको थोड़ा सा आपका जो डेटा है, आपको जनगणना का जो डेटा है सेंसस वाला, उसका भी आपको उल्लेख करते रहना है, ठीक है। ठीक है, चुनौतियाँ क्या है भाई कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की असमानता बनी हुई है, विद्यालय छोड़ने की आपकी दर उच्च है, डिजिटल आपके शिक्षक प्रशिक्षण की कमी है, डिजिटल डिवाइड की खाई बनी हुई है, शिक्षा की गुणवत्ता एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या आपकी बनी हुई है, ठीक है। इन सब बातों को आप ध्यान रखोगे, ये आपका कंक्लूजन के रूप में इसे उपयोग करना यूज करना। और ये आपका सवाल हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 की जो भारत है उसकी शिक्षा व्यवस्था में आपका गुणात्मक परिवर्तन का आधार स्तंभ सिद्ध हो सकती है, इसका आपको विश्लेषण करना है, समझ गए, ठीक है। ठीक है, अब लास्ट आपको बचा है गरीबी और कुपोषण को, इसको देख लो, फिर आपका ये सेगमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा मैंने जल्दीबाजी में तैयार किया है क्योंकि कल रात को थोड़ा लेट में आया था, ठीक है। फिर कल रात को मैंने आईआर का आपका कंप्लीट किया, फिर सुबह से मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला पाया, तो जल्दीबाजी में जितना शॉर्ट में आपको तैयार कर पाया आपके टॉपिक को, वो मैं कर पाया, ठीक है। क्योंकि टाइम का अभाव बचा हुआ है, टाइम भी आपका कम बचा हुआ है, आपके थोड़ा सा 2-3 सब्जेक्ट बचे थे, तो इस चक्कर से थोड़ा सा जल्दीबाजी में आपका हो गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप देख लेना, बट मेरे हिसाब से पूरा आपका है, जितने भी आपका सिलेबस में आपके टॉपिक हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए, ठीक है। अब आप थोड़ा सा पढ़ लेना इनको अच्छे से, इनकी आंसरिंग प्रैक्टिस कर लेना, और आपका फिर टॉपिक अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब गरीबी कुपोषण की बात करोगे आप, तो भाई ये एक दूसरे के पूरक और कारण है भाई, ठीक है। यानी गरीबी कुपोषण का आपको दूसरे की बात करोगे, और भारत में आप देखोगे तो गरीबी और कुपोषण एक संरचनात्मक सामाजिक आर्थिक समस्या है, ठीक है, जो स्वास्थ्य शिक्षा और उत्पादकता को बेसिकली आपकी प्रभावित करती है, ठीक है। तो गरीबी और कुपोषण बेसिकली आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल जो आपकी पॉवर्टी इंडेक्स है एमपीआई 2023 की, उसकी बात करोगे तो भारत में गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है, 25 करोड़ लोग जो आपके बेसिकली हैं। एक मिनट, ऐसे क्या हो गया, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट ना, ठीक है ठीक है, इस पर इशू आ गया मे भी, चलो ठीक है। तो गरीबी कुपोषण को लेके इसमें ये है कि इसमें दुष्चक्र की बात कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपका 25 करोड़ लोग 2013-14 से लेके और 22-23 के बीच का है, आपके गरीबी से बेसिकली आपके बाहर आए हैं, ठीक है। और फिर भी लेकिन ग्रामीण जो आपके आदिवासी क्षेत्र में है कि जो कुपोषण भूख की आपकी जो गंभीर समस्या की बनी हुई है, कुछ इशू आ रहा है मे भी, ठीक है, थोड़ा हैंग टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो दुष्चक्र की बात हम कर रहे थे बेसिकली कि भाई जो आपके ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में क्या है, कुपोषण जो भूख है उसकी समस्या बनी हुई है, ठीक है। गरीबी कुपोषण के चक्कर आप देखना, इसमें गरीबी अपर्याप्त भोजन कुपोषण बीमारियाँ ये दूसरी आपकी लिंक बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपका दुष्चक्र आपका बनता मतलब बना हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो भूख की समस्या है, ठीक है, तो इसमें कुछ इशू आ रहा है यार थोड़ा सा, चलो एक काम करो, जहाँ तक अपने टॉपिक मैक्सिमम आपके हो गए, एक लास्ट बचा है गरीबी कुपोषण वाला, ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा भी उसमें, तो ये आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। ये टॉपिक आपके वहाँ से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर थोड़ा सा काम ही कर रहा है, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा ठीक करके आपको अपलोड कर लूँगा, ये आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आपके टॉपिक हो गए हैं, ठीक है। सब वर्ल्ड में कुछ इशू आ रहा है, तो सिर्फ गरीबी और भूख के आपका जो इशू आपका बचा है, जो कुपोषण वाला विषय है, वो मैंने अच्छे से आपको कंसोलिडेट करके वो टॉपिक तैयार कर रखा है, ठीक है। आप वो वहाँ से पढ़ लेना, उससे पीडीएफ से पढ़ लेना, वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं उसमें ये करूँगा कि उस चीज़ में क्या है 20-25 सवाल भी ऐड क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा विद आंसर, जो आपके सोशल जस्टिस से आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप उनको पढ़ लेना, उनसे प्रैक्टिस कर लेना, उनसे हुआ क्या कि आपका जो वाला सेगमेंट आपका होगा सोशल जस्टिस वाला, ये आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपके कुछ आपका बचा है सिर्फ शासन व्यवस्था, संविधान और शासन प्रणाली, बस ये आपके 10-12 आपकी यूनिट बची है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11, ठीक है। 11 यूनिट बची है, ये हम शाम को कल सुबह हम देख लेंगे, कल सुबह कल दिन तक आपका पूरा आपका जो पेपर है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके जो सिलेबस है पूरा जीएस का हम कवर कर लेंगे। अब अगर हम अब देखें
तो ये भी हमने देखी हाँ बेसिकली देख ही लिया है। एक मिनट हाँ। ठीक है, तो GS 1 हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, GS 2 भी इतना हो गया, बस एक दो क्लास आपकी और लगेगी शाम की और कल सुबह की बस। ठीक है, GS 3 आपका पूरा हो गया है। ठीक है, GS 4 एथिक्स का पूरा हो गया है आपका। उत्तराखंड जो पेपर आपका फर्स्ट है वो आपका पूरा हो चुका है। उत्तराखंड सेकंड आपका जो है वो आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा सीधा आप ऊपर आओ। निबंध वाला मैंने तरीका बताया था, 3 क्लास हम इसमें देख चुके हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसमें एक क्लास हम एथिक्स की और निबंध की और देख लेंगे। और हिंदी में आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इतने कम टाइम में मैंने कोशिश किया कि आपको 8 पेपर के यहाँ पे पूरे आपके कवर बेसिकली हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका जो ये पेपर 2 का जो आपका थोड़ा पोर्शन रह गया उसका, ये सामाजिक न्याय वाला, गरीबी को पोषण वाला, वो मैं अपलोड कर लूँगा, उससे आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, तो अभी के इतना ही, क्लास मुझे रोकनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा उसमें कुछ इशू आ रहा है, बेसिकली चल नहीं रहा है ढंग से। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको शाम को, तब तक ले अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से नहीं लिखिए, और फिर फटाफट से इन्हें ख़त्म करते हैं, फिर हम थोड़ा सा कुछ और चीज़ें देखेंगे आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय।